गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को, जिसमें देखेंगे विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था, मानव विकास, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, निर्धनता, आयात एवं निर्यात। तो सबसे पहले देखते हैं मानव विकास। तो पहले देखते हैं कि पहले प्रश्न से देखते हैं कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है। तो ये है कोरिया का। कोरिया में भी देखें तो दक्षिण कोरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया में सबसे बढ़िया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उत्तर कोरिया इस मामले में पिछड़ चुका है, लेकिन जैसे यहाँ कोरिया लिखा हुआ है तो कोरिया का मतलब ही हो जाएगा दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख की प्रगति का सूचक चुना है? ये चुना है भूटान ने। नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस उसको बोलते हैं, नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस। यानी इसके स्तर से भी जो है डेवलपमेंट वो देखी जाएगी कि लोग कितने खुश हैं। दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों के कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? ये माना है भूटान ने। एक ही प्रश्न को कई बार यहाँ दे दिया जाता है, खैर इसे आपको याद रह जाएगा। हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए ऊपर ऊपर ही हमें दिख गया। ये विकसित किया गया था विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा। अब देखते हैं रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यह है केरल। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1975 में स्थापित किया गया। ये बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। ये 1976 में पास हुआ था। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो यह है संरचनात्मक बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, देखिए ये तीनों तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ ये वाला दिख रहा है। और किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जैसे खेती में होती है, खास करके ये छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ना, वो खेती में देखने को मिलती है कि लोगों की ज़रूरत नहीं है, जबरदस्ती लोग उसमें लगे हुए हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो यह है चालू मासिक स्तर नहीं लाई जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर को रोजगार प्रत्यास्थापना बहुत कम है? तो ये देखिए विनिर्माण में बहुत कम है। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है, ये हुआ है मई 2007 में। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई जनवरी 1991 को। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी को दूर करना। लेकिन ये सफल नहीं हुई ये योजना, जाहिर सी बात है, सफल होती तो पता चल ही जाता। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? ये किया गया महाराष्ट्र में। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा सही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? एक ग्रामीण विकास का हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है ये कुरुक्षेत्र।
निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो देखिए, क्राई नहीं है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना आरंभ की, तो यह है उत्तराखंड। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, यह है शौच स्वच्छता। द्वारका DWCRA योजना संबंधित है, ये संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आयकर उपकर की संस्तुति की है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये पुरानी खबर हो गई है। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है, तो यह है स्वावलंबन। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ये पारित हुआ 2008 में। अब देखते हैं, स्वाधार योजना है, स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है, तो ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? सफाई का प्रबंध नहीं है। भारत निर्माण योजना का संबंध है अवस्थापना विकास से है। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना था। 2005 से 9 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण चिकित्सालय नहीं है। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता है। संगम योजना का मतलब, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? विकलांगों के विकास से जुड़ी है संगम योजना। संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से, तो ये HIV एड्स के समापन से जुड़ी है संकल्प योजना। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई, ये की गई 1979 में। जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, AB तो दिख नहीं रहा, CD को चेक कर लेते हैं। चलिए, ये D ज़्यादा सही है। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये सही है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या 500 से अधिक है।
500 से अधिक कोई गांव की संख्या है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। देखिए ए बी तो दिख नहीं रहा, सी डी को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल डी है। उन गांवों में सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यह है JRY, ये नहीं सम्मिलित किया गया है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY का स्थापना वर्ष है, तो यह है 1999। निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरक्षित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया है? तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। यह है 100 दिन। कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन काम मिलेगा। वैसे इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा है ना। मतलब इसी को मनरेगा बाद में किया गया था, तो इसमें काफ़ी घोटाला है। लोग काम पे नहीं जाते लेकिन उनका बिलिंग हो जाता है। हाँ, एक बार तो ये हुआ कि एक स्टूडेंट, खैर अब तो वो BSF में है, जॉब कर रहा है, तो वो जब मेरी क्लास में आया तो उसके पास कुछ मैसेज आया। मैसेज में ये था कि उसको कुछ पैसे मिले थे। मैंने उससे पूछा कि कैसा पैसा मिला ये, तो उसने बोला सर हम मनरेगा की मजदूरी में हैं, उसी का पैसा आता है। बोला भाई तुम तो यहाँ पढ़ते हो और वहाँ पर एक्सरसाइज करते हो, तो मनरेगा मजदूरी का पैसा कैसे आ रहा है? बोला सर मुखिया जी से को पैसा दे देते हैं, सब मैनेज हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई। देखिए इससे नहीं, पहले ये एक प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। 200 जिलों में प्रारंभ में लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई। समूचे देश में कब लागू की गई है? तो ये लागू की गई 1/4/2008 से। नरेगा के संबंध में जो असत्य है उसे चुनिए। तो यह है कि सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता है। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी, ये नहीं करता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को नहीं, ऐसा नहीं है, एक को ही करता है वो। और जो ये तो नहीं करता है, जो करता है वह है समावेशी प्रोत्साहन करता है, ग्रामीण परिवारों की जीविकापार्जन की सुरक्षा में वृद्धि करता है और मजदूरी रोजगार गारंटी करता है। ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1/12/1997 से लागू हुई उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें शामिल नहीं है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था?
2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से आरंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का रास्ता तैयार किया। खास करके मजदूरी में यही लोग हैं, तो इनके लिए तो सारे रास्ते ही एक तरह से ब्लॉक थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को जननी सुरक्षा स्कीम ने प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को स्थापित किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। इसका जो है शुभारंभ हुआ था तो ये हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई, ये 1983 में इसकी घोषणा हुई। एपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कापार्ट का संबंध है। कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। अब देखते हैं शौचालय क्रांति है। शौचालय क्रांति है गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना से। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ वर्ष 1975 में। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। आधार एक कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा गांव यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव था? तो ये था थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? तो अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो JRY अप्रैल 1995, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखें कि ट्राइसम के प्रारंभ का वर्ष है अगस्त 1979। NREP का जो प्रारंभ का वर्ष है अक्टूबर 1980 और SGSY का जो है अप्रैल 1999। देखिए कई बार ना BPSC मेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है जिसमें किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वगैरह के बारे में जो प्रश्न होते हैं तो उनमें जो है ना आप ये सब डेटा को याद करके इसको अगर मेंशन कर देंगे तो उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए ज़्यादा डेटा तो होता नहीं है और काम ही क्या है, इस सब को घोट लिया जाए। शहरी व्यष्टि उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग हैं? ये भाग है नेहरू रोजगार योजना के। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है?
अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत को के कच्ची बस्ती मुक्त कराना। ये है उद्देश्य। कच्ची बस्ती यानी कि जिसमें कच्चा मकान होता है, जो झोपड़पट्टी होती है। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धन लक्ष्मी। रोजगार एवं कल्याण योजनाओं को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष 2015 में किया था ये लक्ष्य निर्धारित। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? यह है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाई गई थी। मध्याह्न भोजन हेतु जिसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई। 1995 में प्रारंभ हुई मिड डे योजना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2000 में शुरू हुआ। ये जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ 1994 में। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? 1963 में स्थापित किए गए केंद्रीय विद्यालय। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। विजन 2020 है, यह है भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुके हैं, है ना। पूड़ा बोलते हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया, तो ये दिया था APJ अब्दुल कलाम ने। पूड़ा के नाम से था ये। BPSC ने 2 बार इस पर प्रश्न पूछ लिया। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है देहरादून में। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, तो ये मुख्यालय है चित्रकूट में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। देखिए, ये है कि विमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को, विमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? तो यही मनाया जाता है 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च 20 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी क्या चीज़ है? तो यह प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है एंड्रागोगी। रोडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है तो बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? तो ये काम कर रही है राजस्थान में।
भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? 15 सूत्री कार्यक्रम बोलते हैं इसको। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है, तो यह है 7% से नीचे। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जहाँ अच्छी क्वालिटी होगी तो केरल में, जहाँ जनसंख्या कम होती है ना, और जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है शिशु मृत्यु दर भी वहीं पर जो है वो सबसे कम होगी। चलिए अब निर्धनता की बात करते हैं। तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 37.2% किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना द्वारा निर्धारित किया गया है? तो यह है 2100। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? भाई 2400 कैलोरी की गई है संस्तुति ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं? भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, कैलोरी प्राप्ति से इसको परिभाषित किया गया है। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? देखिए, साक्षरता उपयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन लाया जाना चाहिए इसको। देखो, SCR है, भोजन कैलोरी है और प्रति व्यक्ति औसत आय है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? यह है शिशु मृत्यु दर साक्षरता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ये विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो ये थी अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसी समय में जो है ना काला हांडी बोला जाता था उड़ीसा को, लेकिन अब वो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बदल चुकी है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो ये था भारत। लेकिन दुर्भाग्य से भारत ही इसमें पिछड़ गया। अगर इंदिरा गांधी ने अगर वो सख्ती की होती और वो सफल हुई होती तो अभी भारत विकसित देश हो गया होता। भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1952 में। आयात एवं निर्यात से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है?
यह है भारतीय रिजर्व बैंक। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? यह है अभियांत्रिकी माल के। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का। 1992 में घोषित हुई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए थी? 5 वर्ष के लिए थी। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ के। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? तो देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ हमेशा से यही रहा है लगभग। हीरे के निर्यात से भारत को आय होती है। विशेषज्ञों की उपलब्धता जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। बिल्कुल, ये है सबसे सही उत्तर। भारत को मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध शुष्क देश निम्नलिखित में से किस पण्य वर्ग का निर्यात करते हैं? फल और तार तेल का निर्यात करते हैं ये। त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? तो देखिए, बुने हुए वस्त्र निर्यात करता है त्रिपुर। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्यमियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। ये हुआ था कांडला में। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ था। ये हुआ था कांडला में ही। कांडला पोर्ट है। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम में नहीं है, बाकी मुंबई, विशाखापट्टनम और कांडला में है। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया, तो ये किया गया है सूरत में। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? ये था सलीम समूह। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड अधिनियम प्रभावी हुआ, तो ये प्रभावी हुआ 2006 में। निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना ये नहीं है। आयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई। जो आयल पूल है, खाते की समाप्ति प्रभावित हुई, तो ये प्रभावित हुई 1/4/2002 से। भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति करता है, ये करता है कतर। कतर जो है ना, वो गैस उत्पादन में बहुत अच्छा देश है। ये भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है चीन से। ठीक है ना, चीन भारत को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत चीन से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। और दुर्भाग्य से चीन भारत को हमेशा धमकाते रहता है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि भारत की एक ऐसी सरकार है जो इस सरदर्दी से आराम से नहीं निपट सकती। सीधा सा खुल के अगर दिखाए ना सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि चीन की बहुत सारी कंपनी है ना, वो छद्म तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भारत में फंडिंग देती है, जिसके कारण ये पॉलिटिशियंस बोल नहीं पाते हैं। ये हमारा ड्रॉबैक है, इसके ऊपर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति करता है? रुपए के मूल्य के
रूप में? तो यह है एशिया और ओशिनिया। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में भेजा जाता है। तो ये भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें कमाई होती है और चीन से हमें घाटा होता है। भारत का 50% से अधिक आयात आता है, ये आता है एशियाई देशों से। चीन सबसे बड़ा है उसमें। भारत का अधिकतम विदेश व्यापार है, तो ये है यूएसए के साथ। इन ऑप्शंस में यूएसए है। अगर चीन होता तो हम लोग चीन के थ्रू आंसर देते। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? ये हुआ 1982 में। ईजीसीजी ईसीजीसी संबंधित है। निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है ये। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के फिर और प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे आपके पास। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।